और जब अभी शर्मा जी कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, आप प्लीज बताइए। नहीं, मैं बता दूं। हाँ, ये पकड़ा गया है सर, इसका नाम आप नहीं ले पाएंगे ना, ये फहीम समीम। क्यों नहीं ले पाएंगे, हम ले पाएंगे। नहीं, अब बता रहा हूँ, आपको पता है 52, आपको पता है 80 से, एक मिनट सर, 80 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई। उसका मुख्य मास्टरमाइंड फहीम समीम है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। ये सारी चीजें गिरफ्तारी करके सामने आए ना। आप ऐसा तो नहीं है कि कुछ समाचार नहीं सुनते होंगे। नहीं, लेकिन क्योंकि आप क्योंकि एक धर्म विशेष के साथ वो है। लेकिन नहीं, सुनिए तो, पहला ही इसका जवाब ये इन्होंने ही तो पहले, साहब इसके वीडियो बाहर हैं जिन्होंने कहा वहां पर कि इस तरह के वहां जलाया जा रहा है, पुलिस हमारी नहीं है, पुलिस दूसरे कम्युनिटी की है। ये सारे बयान तो आप टीवी वीडियो उसमें नहीं देख रहे रिपोर्ट। बिल्कुल, ये सारे बयान आ रहे हैं ना, उन्हीं को हम गिरफ्तार कर रहे हैं साहब, जिसको जो लोग वैसा है सर। आप, मैं आपको और थोड़ा पुराने इतिहास पे ले जाऊं फिर, यदि मुझे यही सब इस पर डिबेट आपको करना। यही मुस्लिम समाज, यही पर्सनल लॉ बोर्ड है ना, यही पर्सनल लॉ बोर्ड अभी चुनाव के समय, महाराष्ट्र चुनाव पे क्या प्रेस करके बोला, शरद पवार हमारे अजीम सिपाही हैं। 27 पॉइंट लेकर वो खड़े थे आपके सामने, भटक जाएंगे और आप लोगों ने समर्थन किया, अपनी बात रख दी, आपने उनके विवादित बयानों का समर्थन किया, और उसमें उन्होंने लिखा, प्रेस करके कहा कि शरद पवार ने हमारे जो है मांगे मानी है, और कहा है कि सरकार। ना ठीक है, अभी शरद पवार जी पर चर्चा नहीं चल रही। ठीक है, रामकृपाल, उन्होंने आरोप किया, मुझे जवाब तो देना पड़ेगा अनुराग जी। मैं समय रात तो लूंगा आपसे। उसमें आपने स्वीकृति क्या नहीं दी थी ठीक है, के शर्मा जी, ठीक प्लीज। 25 मिनट डिबेट के हो गए अनुराग जी। आपने देखा, ये ठीक है कि सरकार पर जिम्मेदारी जाती है, फलाना पे जिम्मेदारी जाती है, लेकिन किसी प्रवक्ता ने पहले ये नहीं कहा कि जो दंगाई थे वो चाहे किसी धर्म और जाति के हों, उन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बिल्कुल नहीं। कई लोग आए, वो पलट करके, प्लीज जहां शुरुआत आपने की, और देखिए एनसीपी और बीजेपी की डिबेट नहीं थी, माफ कीजिएगा, वो पता है। और कुछ लोग तो निबंध लिखने लगते हैं, पूरा महाराष्ट्र में कितने किसानों ने हत्या की, फलाना। ये वही लोग हैं जिन्होंने, मैं डायरेक्टली तो नहीं कहूँगा, ये जो हालात हैं, चेन ऑफ इवेंट्स जो हो रही हैं, इसके पीछे यही बुद्धिजीवी लोग जिम्मेदार हैं, जो तमाशा देखते हैं, आग लगा करके तमाशा देखने वाले यही लोग हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि ये जो कुछ हुआ है, जैसा मैंने उस दिन भी आपसे कहा था, ये पूरी सुनियोजित साजिश है। और कल देखा आपने एक डिबेट में एक धर्मगुरु, उन्होंने क्या कहा कि जिनको हमसे दिक्कत है वो देश छोड़ के चले जाएं। याद है ना अनुराग जी आपको? राशिद शरीफ बाकायदा ये कहा कि देश छोड़ के चले जाइए। पूछा कहाँ जाएं, बोलिए अमेरिका चले जाइए। देखिए, ये बड़े सुनियोजित तरीके से हो रही है चीजें। आज बांग्लादेश की तरफ से आएगा, कल को पाकिस्तान की तरफ से आएगा, फलाना जगह से। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं, 70 साल से 75 साल से इस देश में सरकारें रही हैं, ऐसा कभी नहीं रहा सरकार नहीं रही हो, फिर भी इस तरह की वारदातें होती रही हैं। इसलिए यह कहना कि यह प्रशासन की विफलता है, यह एस्केपिज्म है, बड़ी आसानी से आप निकल जाते हैं। तो मैं फिर यही कह रहा हूं कि अब देखिए, सारी चीजें जिस तरह की साजिश रची गई थी वो अचानक नहीं हो सकती थी। पूरे ट्रक में भर करके पत्थर जिस तरह से वहां लाए गए, जिस तरह से एक एक चीजें हुई हैं, मैंने वो देखा है कि वो जो कुछ बोतलें होती हैं जो जिसमें स्प्रे होता है, पेट्रोल बम बनाया जाता उसको है। नहीं, पेट्रोल बम तो अलग था। अच्छा। स्प्रे की बोतल्स में पर्टिकुलरली केमिकल भर करके उसका प्रयोग किया गया है, जिससे आग लगी। ये सारी की सारी साजिश है। और मैं फिर बता दूं, ये साजिश को जो लोग सफल आज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत चंद दिनों में फिर इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। इसलिए मेरी एक सलाह है कि आप लोगों का मतभेद कुछ भी हो, लेकिन जो कुछ हुआ है उसके लिए सीधे कहिए कि जो भी जिम्मेदार है दंगाई, उसको पकड़ करके किया जाए। उसके प्रति किसी तरह की कोई हमदर्दी नहीं व्यक्त की जानी चाहिए कि चादर जला दी गई, फलाना हो गया, ढकाना हो गया। कृपया इस घटना को महिमा मंडित या उसको किसी भी तरह का आप उसको एस्केप रूट देने की कोशिश मत कवर मत दीजिए। श्रीराज नायर,
सवाल यह है कि जो शख्स मर चुका है, कब्र में दफन है, उसकी कब्र को उखाड़े जाने की अटकल से क्या आप इतने उन्मादी हो जाएंगे कि जिंदा लोगों के घरों में आग लगाने लगेंगे? देखिए अनुराग, मैंने कल भी यही कहा था आपसे, ये एक सुनियोजित तरीके से ग्लोबल पैटर्न है आतंक और जिहाद का। एक शांति प्रिय तरीके से धरना प्रदर्शन होता है, लोग और तहसीलदार और कलेक्टर को ज्ञापन सौंप के कार्यकर्ता अपने अपने घरों में चले जाते हैं। कोई एक छोटा सा भी वाकया नहीं होता। शाम को एक अफवाह फैलती है और जहां जहां हिंदुओं की गाड़ियां पाई गई, हिंदुओं के घरों को आग की लपटों में झोंका गया। अब ये कहते हैं कि बांग्लादेश से टूल किट हुआ है, जो भी हुआ। कुछ वर्ष पहले यही मुंबई में 2008 में कसाब आया था पाकिस्तान से। एक बोट में बैठकर कसाब आता है, वीटी छत्रपति शिवाजी स्टेशन, ट्राइडेंट होटल, ओबरॉय होटल, ताज होटल में जाकर आए बाएं शाएं गोलियों से लोगों को भूनता है, बड़े बड़े पुलिस अफसरों को भी मार देता है। अब आप बताइए, ये वहां से आता है बिना लोकल सपोर्ट या क्या ये संभव है? हमको 3 किलोमीटर अगर ट्रैवल करना हो तो हमको जीपीएस लगाना पड़ता है या सामने वाले व्यक्ति को 10 बार पूछना पड़ता है मैं कैसे आऊं। तो यहाँ ये लोकल सपोर्ट है। ये बांग्लादेशी टूल किट बोलो या आईएसआई बोलो, यहाँ पर जो स्लीपर सेल है ये इसके लिए बहुत बड़ी जवाब ये इसके ऊपर पूरी तरह से अंकुश लगानी पड़ेगी। यही लोग यहाँ पे जो लब्बैक चिल्ला रहे थे या औरंगजेब रहमतुल्लाह अली जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, यही लोग वो स्लीपर सेल है जो आईएसआईएस को या बांग्लादेश में बैठे इनके आकाओं को डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से परोक्ष रूप से सपोर्ट कर रहे हैं। और जिस देश के अंदर दंगा फैलाने के लिए, इस देश की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए, इस देश के अंदर अशांति फैलाने के लिए ये एक बहुत बड़ी सुनियोजित यंत्रणा यहाँ चल रही है। इसकी कमर पूरी तरह से तोड़नी पड़ेगी और इसके लिए अवैध मजार, अवैध मस्जिद, अवैध मीनारे जो भी यहाँ पर है, मंदिर भी हो सकते हैं, मंदिरों का भी नाम ले सकते हैं, मठ का भी नाम ले सकते हैं, जो अवैध है उनका भी नाम लीजिए। हाँ मुस्कान जी, अब देखिए मुझे श्रीराज नायर जी आपकी बात से सारे अवैध मदरसे टेरर ब्रीडिंग ग्राउंड है और ये टेरर ब्रीडिंग ग्राउंड को पूरी तरह से कुचलना पड़ेगा। जी हाँ मुस्कान जी, देखिए अब मैं काउंटर करना आपको मैं बता दूं, अवैध मंदिरों की आपने बात की तो दिल्ली में एक्शन चल रहा है अवैध मंदिरों पर। दूसरी बात, अवैध मंदिरों को कहीं पत्थर इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता या वहां पर दंगों की प्लानिंग करने के लिए अवैध मंदिरों को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आपके पास कोई उदाहरण हो तो बताइए ना। नहीं सिखाए जाते बम। हाँ मुस्कान जी, देखिए सबसे पहले, हाँ सुन लीजिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अफवाहों से बचें भाई। अफवाह पूरे मुल्क के भाइयों को समझाइए ना। नहीं, मैं तो पूरे देश के लिए अफवाह को सर्टिफाई कर रहे थे। मैं तो अपने देश के सभी नागरिकों से कहना चाहता हूँ कि अफवाह से बचें। कपड़ा जलाया गया तो खुद आप सर्टिफाई कर रहे थे, ये तो अफवाह थी, इसको आप खुद सर्टिफाई नहीं। मैंने मेरे आगे की बात तो सुनी, मैंने उसके बाद क्या कहा कि अफवाह इस तरीके की फैली, अफवाहों से बचे, मैंने ये भी कहा था उस बात पे। अब दूसरी बात ये कि अभी क्या कहा गया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने क्या कहा था कि छावा फिल्म को देखकर, अरे सुन लीजिए, क्या कहा था कि छावा फिल्म को देखकर इस तरीके का माहौल हुआ। क्या अब हमारे भारत का इतिहास ये बॉलीवुड वाले करेंगे क्या? अरे बॉलीवुड को बैन कर देने चाहिए ऐसी फिल्मों को, अगर जो पूरे देश के अंदर नफरत का माहौल पैदा करते हो। और रही बात ये जो अभी आप कह रहे थे ना भाई, सुन लीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कोई भी ऐसे संगठन है जो नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश करे, वो ऐसे संगठनों को तुरंत बैन कर देना चाहिए ताकि सरकार ऐसे संगठनों को पनपने ना दे, क्योंकि मुल्क के अंदर शांति होनी चाहिए। लेकिन आप लोग तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, भाई मुस्लिमों से आपको इतनी बेइंतहा मोहब्बत क्यों है भाई? अगर आपको बेइंतहा मोहब्बत है तो अकबर से पूछते हैं कि अकबर के रिश्तेदार कौन थे जब आपको मोहब्बत नजर नहीं आई। लेकिन आप लोग जिस तरीके का माहौल देश के अंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, नाज़िम भाई, मैं तो ये कह रहा हूं नागपुर की घटना, नाज़िम भाई एक रेफरेंस के तौर पर, अरे सुनिए एक रेफरेंस के तौर पर छावा फिल्म का नाम मुख्यमंत्री ने लिया। इस देश में इतिहास रहा है कि जो फिल्में लोगों को भड़काती हैं उनको लोग कंडम करते हैं, उनका विरोध करते हैं। यहां सिनेमा घरों में तोड़फोड़ के इतिहास मिलते हैं। कभी आपने देखा, कहीं आपने देखा कि छावा फिल्म का ऐसा विरोध हुआ हो? आपको सीधी सी बात जो जांच में सामने आ रही है वो समझ में नहीं आ रही कि बांग्लादेश इसमें इन्वॉल्व है, बांग्लादेश की टूलकिट इसमें इन्वॉल्व है। आपको इसकी गंभीरता का एहसास है नाज़िम भाई?
हाँ मुस्कान भाई, देखिए हमारी भारत सरकार को आगे आने चाहिए, 2 टुक में बांग्लादेश को जवाब देना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारे भारत जो फिर तकलीफ आपको होगी कि मुसलमानों से इतनी मोहब्बत क्यों है। फिर आप पूछेंगे बांग्लादेश को जब कड़ाई से जवाब दिया जाता है तो आप पूछते हैं कि मुसलमानों से इतनी मोहब्बत क्यों। हाँ मुस्कान भाई, देखिए हम लोग मोहब्बत करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से, वीर अब्दुल हमीद से, भगत सिंह से, तो औरंगजेब का नाम इतने सम्मान के साथ ले रहे थे। सुन लीजिए, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैहि का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि देखिए मैंने इसलिए लिया कि भारत के अंदर यहाँ पर औरंगाबाद जो आज संभाजी नगर है, देखिए वहां उनकी कब्र है और कब्र पे बाकायदा क्या लिखा हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और देश का इतिहास कि हमारे आने वाले नस्लों को पता चलनी चाहिए कि भारत के अंदर कौन कौन आक्रांता आए थे जिन्होंने मुल्क को लूटा, उसमें अंग्रेज भी थे और भी थे। भारत के हर बच्चे को पता चलना चाहिए। लेकिन बात जब यहाँ पे आती है, अरे भारत के वो बच्चे आपको भी देख रहे हैं कि आप और उस आक्रांता का नाम कैसे ले रहे हैं। के शर्मा से जवाब लो। के शर्मा, आरोप लगाना बहुत आसान है। देखिए इस पूरे प्रकरण की शुरुआत किसने की थी अनुराग जी? अबू आजमी ने जब औरंगजेब की प्रशंसा की। और अभी दूसरी आग उत्तर प्रदेश में यही समाजवादी पार्टी क्या लगा रही है, ये भी बहुत माने चिंता का विषय है। एक महमूद गजनवी का भांजा था सलार गाजी के नाम पर वहां पर एक मेला, नेजा मेला कोई लगता है। जी जी जी। और वो सोमनाथ मंदिर तोड़ने का अपराधी था, तमाम हिंदुओं महिलाओं के साथ अत्याचार का अपराधी था, उसके एक बनी हुए उसके मेला, उसको ये बता रहे हैं कि सद्भावना का मेला है साहब। वो गाजी जिसने सोमनाथ मंदिर तोड़ी, हजारों हिंदुओं की हत्या की, महिलाओं के साथ बलात्कार का घटनाक्रम कराया, उसका जो है समाजवादी पार्टी उसके नाम पर एक जो है मेला लगाने की बात कर रही है। ठीक है, एक लाइन में फराज साहब, मेरे पास समय खत्म हुआ। अखिलेश यादव वहां पर प्रेस को रोज बाइट कर रहे हैं कि साहब ये सद्भावना मेला, ठीक है, उस गाजी और आक्रांता का इनको सद्भावना दिख रहा है। समय खत्म हो गया, शार्प वाइंड अप करना पड़ेगा मुझे। महिमा मंडन से बचना चाहिए, आक्रांताओं के महिमा मंडन से बचना चाहिए, मामले की गंभीरता को समझना चाहिए। अगर विदेश से साजिश चल कर आ रही है तो सबको एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए, सिवाय इसके कि सिर्फ आप कानून व्यवस्था पर और सरकारों पर उंगली उठाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा अपने सभी पैनलिस्ट का, ताल ठोक के देखने के लिए सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।